आज हम काव्य में दर्शन के बारे में पढ़ेंगे कि दर्शन की दृष्टि से काव्य क्या होता है। दर्शन उस विधा को कहा जाता है जिसके द्वारा तत्व का साक्षात्कार होता है। दृश्य धातु से बना है दृष्टि। दृष्टि को बनाने में विचार या योगदान रहता है। दर्शन शब्द का अर्थ होगा जिसके द्वारा देखा जाए या जिसमें देखा जाए। दर्शन शब्द का अर्थ केवल देखना या सामान्य देखना नहीं है। इसलिए महर्षि पाणिनि ने धात्वर्थ में प्रेक्षण शब्द का प्रयोग किया है। प्रकृष्ट ईक्षण जिसमें मनन करके सोपातिक निष्कर्ष निकालना ही दर्शन का क्या है, अभिधेय है। अब काव्य में दर्शन। काव्य अथवा साहित्य की रचना तब तक सफल नहीं मानी जाती जब तक उनकी रचना के लिए विचार तथा भावों का प्रयोग ना हो। काव्य दर्शन में विचार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विचार अनाचक नहीं मिलते। विचार को मिलने तथा उनका विकास होने में समय लगता है। बाहरी जगत से ही विचारों की प्राप्ति होती है। बाहरी जगत में कई ऐसे स्रोत होते हैं जो विचारों के जन्म के कारक होते हैं। अर्थात बाहरी जगत तथा परिस्थितियां विचारों को जन्म देते हैं। विचार बाहरी जगत तथा परिस्थितियों में बदलाव होने के पर बदल भी सकते हैं। उदाहरण के लिए, धन के बिना जीवन का निर्वाह असंभव है। इसी से भोजन, वस्त्र, सुख, सुविधाएं हैं। धन प्राप्ति का विचार सभी मनुष्य के मन में रहता है। भाव तथा विचार काव्य वस्तु बनते हैं। साहित्य में विचार। साहित्य में सदैव श्रेष्ठ विचारों की प्रतिष्ठा होती है। साहित्य में नकारात्मकता को प्रधानता नहीं दी जाती। साहित्य में दर्शन का होना भी आवश्यक होता है। यदि साहित्य में दर्शन ना हो तो सहृदय साहित्य में आह्लादित नहीं होगा। विचारों में श्रेष्ठता तथा उत्तमता का होना आवश्यकता है, जिससे समाज में सकारात्मक भाव उत्पन्न होंगे। श्रेष्ठ विचार दर्शन से आएंगे, इसी से विचार भी टिकेंगे। जब साहित्य में दर्शन होगा तब विचार होंगे। उदाहरण के लिए, यदि व्यक्ति नम्र नहीं होगा तो अहंकारी हो जाएगा। यदि समाशील नहीं होगा तो दमनकारी हो जाएगा। यदि कर्मशील नहीं होगा तो बेईमान तथा मिथ्यावादी बन जाएगा। यदि व्यक्ति में प्रेम नहीं होगा तो वह हिंसक बन जाएगा। ऐसे बुरे भाव समाज से तब समाप्त होंगे जब समाज में प्रेम की स्थापना होगी। प्रेम विश्वास से जागृत होगा और विश्वास विचार बाह्य जगत तथा परिस्थितियों से आएगा। इसी से दर्शन का जन्म होगा। दृष्टि को बनाने में भी साहित्य का योगदान रहता है। विचार से मनुष्य, देश तथा समाज बनते हैं। अब हम काव्य जगत के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें दर्शन साहित्य में प्लेटो का क्या सिद्धांत था। काव्य साहित्य इज इक्वल टू दर्शन, यानी कि भाव एवं विचार प्लस सृजनात्मकता, सृजन भाषा। सृजनात्मक भाषा के कारण सृजनात्मकता आती है। केवल सदनात्मक भाषा से आह्लादित नहीं होंगे। आह्लादित होने के लिए विचारों का होना भी आवश्यक है। विचार के अभाव में साहित्य नहीं है। जिसकी भाषा सृजनात्मक ना हो, जिसमें विचार ना हो, वह साहित्य नहीं है। उससे व्यष्टि तथा समष्टि की चेतना में बदलाव नहीं आता। सकारात्मकता का विकास भी नहीं होता। प्लेटो कहते हैं कि
गलत विचार के कारण गलत दर्शन की स्थापना होती है। यूनान की सभ्यता और संस्कृति। यूनान के बारे में थोड़ा इसमें दिया है कि यूनान क्या है, एक द्वीप समूह अर्थात टापू है। इस टापू के 3 हिस्से हैं, उत्तरी, मध्यवर्ती, दक्षिण। उत्तरी में है मकदुनिया, मध्यवर्ती में है आंतिका, दक्षिण में है लाकोनिया। मकदुनिया अपने आक्रमण, शौर्य तथा वीरता के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ के वासी आक्रांता तथा हिंसक है। मकदुनिया की जो राजधानी है वो है स्पार्टा। आंतिका अपने शील, कला, संस्कृति तथा सुकुमारता के लिए प्रसिद्ध है। आंतिका की राजधानी है एथेंस। 431 ईस्वी में स्पार्टा ने एथेंस पर आक्रमण कर दिया तथा एथेंस पराजित हो गया। एथेंस में 427 ईस्वी पूर्व में एक बालक का जन्म हुआ जिसे प्लाटोन्स नाम दिया गया। अंग्रेजी में इसे प्लेटो नाम दिया गया, अरबी में अफलातून कहा गया। स्पार्टा तथा एथेंस में 27 वर्ष तक युद्ध चला, जिसमें स्पार्टा ने एथेंस को 404 में पराजित करके अपना गुलाम बना लिया। मतलब कि जब 431 में स्पार्टा ने क्या किया था, एथेंस पर आक्रमण कर दिया था। फिर इनका 27 वर्षों तक युद्ध चलता रहा दोनों में। फिर उसमें क्या हुआ, ये जो एथेंस था इसने 404 ईस्वी में उसने उसको मतलब हरा दिया और उसको अपना गुलाम बना दिया। सुकरात। एथेंस में ही सुकरात एक शिक्षक तथा दार्शनिक थे। उन्होंने एथेंस के लोगों को समझाते हुए कहा, सुकुमारता में श्रृंगार की अतिशयता पैदा होती है, यानी कि जो व्यक्ति बहुत अधिक भावुक हो जाता है वह अतिशय श्रृंगारिक होता है। उदाहरण के लिए सभी व्यक्तियों का जो जन्म है वो काम वासना से क्या है, हुआ है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति व्यक्तिगत रूप में भी काम वासना के वश में आ जाए। जब वासना भर जाती है तो व्यक्ति व्यक्तिगत दूरी को भूल जाता है तथा काम के वश में आकर गलत काम करता है। जब मन अतिशय श्रृंगारिक हो जाता है तो व्यक्ति परेशान हो जाता है, वह कर्तव्य वियुक्त हो जाएगा, वह दुर्बल हो जाएगा तथा उसका नैतिक पतन हो जाएगा। यह सब तभी ठीक होगा जब व्यक्ति को दिव्यत्व का बोध होगा, जब वह इस बात से परिचित होगा कि वह गलत कार्य कर रहा है। सुकरात ने एथेंस को बार बार समझाया कि वासना से दूर हो जाएं, अपने कर्म, नैतिक मूल्यों, कर्तव्यों को जानने तथा अनुशासन में रहने से ही व्यक्ति सही मार्ग पर चल सकता है। कानून इससे निकलने में सहायता करता है। एथेंस के लोगों ने सुकरात की बात नहीं मानी। प्लेटो सुकरात का शिष्य था। वह सुकरात की बात को समझता था तथा सुकरात के साथ ही रहता था। 404 ईस्वी में एथेंस गुलाम हुआ और वो गुलाम किसका हुआ था? स्पार्टा का। काम से भरकर वह कमज़ोर हो जाता था। जो ये एथेंस है, ये एथेंस के न्यायालय में एथेंस के ओर से ही सुकरात पर मुकदमा हुआ। 399 ईसा पूर्व में फैसला हुआ कि सुकरात देशद्रोही है, सुकरात को मृत्युदंड दिया जाए। सुकरात ने विष पीकर मृत्यु को प्राप्त होने की इच्छा जताई तथा मध्य रात्रि में विष पान किया। विष मतलब जहर को बोलते हैं। प्रातःकाल जिस समय सुकरात का अंत हुआ उस समय प्लेटो सुकरात के पास बैठे थे। प्लेटो ने सुकरात के शव को छूकर कसम खाई, मैं जब तक एथेंस को स्वतंत्र नहीं कर देता, स्पार्टा को मार नहीं भगाऊंगा, तब तक शांत नहीं रहूंगा।
प्लेटो ने एक महान पुस्तक का निर्माण किया, रिपब्लिक। प्लेटो ने इसमें एक सिद्धांत की स्थापना की, आदर्श गणराज्य सिद्धांत। प्लेटो ने इस सिद्धांत की स्थापना पूरे गणराज्य में परिवर्तन के लिए की थी। उन्होंने एथेंस में एक विद्यापीठ खोला जिसमें 2 विषय अनिवार्य रखे। पहला था व्यायाम संगीत, व्यायाम मतलब एक्सरसाइज, संगीत म्यूजिक। उन्होंने एक नियम बनाया कि एथेंस के प्रत्येक परिवार से एक पुरुष विद्यापीठ में पढ़ने आएगा। ये जो विद्यापीठ था ये केवल पुरुषों के लिए ही था, स्त्रियां इसमें नहीं आ सकती थी, क्योंकि उनका मानना था यदि स्त्री तथा पुरुष साथ में रहेंगे तो भावुकता, समीपता बढ़ेगी। कुछ ही समय में विद्यापीठ में हजारों लोग आने लगे। व्यायाम से शरीर पुष्ट हुआ तथा संगीत से मन को शांति मिलने लगी। इससे एथेंस के युवा शौर्य और वीरता से भर गए। प्लेटो ने कहा कि साहित्य कला मिथ्या है। उन्होंने देखा था कि कला मनुष्य में वासना उत्पन्न करती है। जब साहित्य ही वासना परोसेगा तो ऐसा साहित्य समाज को गिरा देगा। ऐसे साहित्य को प्लेटो ने मिथ्या कहा। उन्होंने कहा कि ऐसा साहित्य शाश्वत नहीं है, नाश की ओर ले जाने वाला है। वासनात्मक साहित्य अच्छा लगता है तथा इसके कारण मनुष्य उसका शिकार हो जाता है। कला त्रिधा अपेत है, यानी कि ट्राइस रिमूव्ड है। यह शाश्वत नहीं है। साहित्य को शाश्वत मानने की आवश्यकता नहीं है। विवेचन, प्रत्यय अर्थात भ्रम परम सत्य, यह प्रथम स्थान पर है। द्वितीय स्थान पर बाह्य जगत अर्थात प्रकृति है, संसार है। तृतीय स्थान पर क्या है? कला है। भाव क्या है इस चीज का? यानी कि जो प्रत्यय परम सत्य है, जैसे एक सत्य है ईश्वर, वह दिखता नहीं किंतु संसार को चला रहा है, उसकी शक्ति का आभास किया जा सकता है। प्लेटो आस्थावादी दार्शनिक थे। प्रत्यय अर्थात परम सत्ता की शक्ति अगोचर है। प्लेटो के अनुसार बाह्य जगत उस परम सत्य का अनुकरण है। बाह्य जगत अथवा प्रकृति को प्लेटो मिथ्या बताते हैं, जिसमें समय समय पर परिवर्तन आते रहते हैं। प्लेटो ने प्रत्यय को सत्य बताया जो कि ब्रह्म है, मतलब ईश्वर है। तृतीय स्थान पर कला है, जो कि बाह्य जगत अर्थात प्रकृति का अनुकरण है। यद्यपि यह बाह्य जगत का अनुकरण है, इसलिए कला भी हमारी मिथ्या है। कला परम सत्य से तीसरे स्थान पर है, इसलिए थ्राइस रिमूव्ड है, अर्थात त्रिधा अपेत है। इन्होंने एक उदाहरण दिया था, मोची तथा बड़े कलाकार से महान है। कलाकार कला के माध्यम से वासना को जन्म देता है तथा वासना के भाव मनुष्य में जल्दी उत्पन्न होते हैं। प्रेम को गुप्त व्यापार होना चाहिए, उसमें वासना का अंश नहीं होना चाहिए, ऐसे प्लेटो ने कहा। उनके अनुसार मोची तथा बड़े कलाकार से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह उपयोगी कला को जन्म देते हैं। वह कलाकार से अधिक उपयोगी हैं। कला से त्रासदी उत्पन्न होती है। त्रासदी मतलब ट्रेजेडी। प्लेटो कहते हैं कि जो लोग सदाचार से भरे होते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, वह भी कष्ट पाते हैं। जीवन में त्रासदी आती है, ट्रेजेडी आती है। प्लेटो कहते हैं कि यदि रंगमंच पर त्रासदी का मंचन किया जाए तो दर्शक सद्कर्मों को त्याग देंगे। एथेंस के कलाकार
रंगमंच पर त्रासदी को दिव्य दिखा रहे, जिससे वहां के लोग अच्छे कामों से भटक रहे थे। प्लेटो कहते हैं कि प्रत्यय व्यवस्था के अनुसार फल देता है। उन्होंने कहा कि त्रासदी का मंचन जो कलाकार करते हैं वह बंद हो जाए। इससे दर्शक निराशा में जाते हैं, उनमें नकारात्मकता आती है। इससे दर्शकों में मनोबल का अभाव हो जाएगा। कला वासना उत्पन्न करती है। प्लेटो कहते हैं कि यदि मंच पर काम मुद्रा का रंगमंच पर मंचन किया जाए तो दर्शक का विवेक नष्ट हो जाता है। इससे दर्शक की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वह समीपता का आभास होने लगता है। ऐसे मंचन को बंद कर देना चाहिए। महाकवि हेसियोद तथा होमर दोनों के महाकाव्य काम मुद्रा का प्रचार कर रहे थे। लोग बहुत समय तक काम मुद्रा को देखते रहते थे। इसलिए प्लेटो ने हेसियोद तथा होमर के महाकाव्य जीलियड तथा ओडेसी को एथेंस से बाहर निकलवा दिया। महान नाटककार सोफोक्लेस तथा एक्सखुलीस के नाटकों में काम मुद्रा तथा महापुरुषों के चरित्रों का अपमान तथा त्रासदी थे। प्लेटो ने इसे भी एथेंस से बाहर निकलवा दिया। इस प्रकार प्लेटो ने आदर्श गणराज्य की क्या करी, स्थापना करी तथा एथेंस से स्पार्टा को मार भगाया। ऐसी रचनाएं जो वासना, त्रासदी, दुखांत परोसेगी, जब उन्हें हटा दिया जाता है तो आदर्श गणराज्य की स्थापना होती है। प्लेटो के सिद्धांत पर लगाए गए आक्षेप। प्लेटो पर आक्षेप उनके शिष्यों ने सर्वप्रथम लगाया। कला विशुद्ध अनुकरण, नकल नहीं होती, इसलिए कला मिथ्या नहीं है। कला पूज्य पुरुषों के चरित्र को नहीं बिगाड़ती, क्योंकि पूज्य पुरुषों के चरित्र में त्रुटियां होती हैं। कला वासना का प्रचार नहीं करती। प्लेटो ने कला को उपयोगितावादी दृष्टि से देखा, इसीलिए मोची और बढ़ई को श्रेष्ठ बताया। प्लेटो की कला दृष्टि में सौंदर्य का अभाव है। अब हम इसका निष्कर्ष पढ़ते हैं। निष्कर्ष, अतः अंत में यह कहना समुचित प्रतीत होता है कि प्लेटो ने आदर्श सिद्धांत का मूल्यांकन करते समय उस समय की परिस्थितियों का अवलोकन करना आवश्यक। उन्होंने कहा कि उसका अवलोकन करना चाहिए, क्योंकि यह आवश्यक है जो एथेंस की थी। यदि इस दृष्टि से प्लेटो के सिद्धांत का विवेचन किया जाए तो उनका सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस सिद्धांत के कारण ही एथेंस की जनता में विवेक उत्पन्न हुआ तथा एथेंस ने स्पार्टा से मुक्ति प्राप्त की। धन्यवाद।